वंदे मातरम विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के अब तक हमने 75 प्रश्नों पर बात कर ली है। उन प्रश्नों को आपने पढ़ा होगा और कहीं कहीं आपको दिक्कत भी आई होगी, क्योंकि आपके लिए जो प्रारंभिक तैयारी का दौर होता है उसमें समझने में कुछ मुश्किलात आ सकती है। कुछ शब्दावलियां ऐसी हो सकती है जिसे समझने में आपको मुश्किलें हुई है। राजस्व, पूंजीगत व्यय, व्यष्टि, समष्टि, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि पहली बार पढ़ने से हमारा एक फ्रेम तैयार होता है, कुछ सामान्य सी बातें हमें समझ में आती है। हमें पूर्णतः पूरा पहली बार में नहीं समझना है और नहीं समझा जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो आज की क्लास है जिसमें हम 15 प्रश्नों पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक। ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण भी है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी आपको मुश्किल भी लग सकते हैं, टफ भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय आय की संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इस तरीके की कुछ धारणाएं आएगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, कोशिश करेंगे कि उदाहरण देकर हम समझें। ठीक है, उदाहरण देके हम समझेंगे और कुछ चीजों को हम बार बार जब रिवीजन करेंगे और बार बार समझने की कोशिश करेंगे तब आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 पर हम बात करें, जैसे कि 75 पर हमने खत्म किया था कि जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा शुरू हो गई कि पूरी नेशनल जो है हमारा देश जो है उसकी नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट लगते हैं इकोनॉमिक्स में वो क्या है। जीडीपी में हमने देखा कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ये थी जीडीपी की अवधारणा। अब नेक्स्ट अवधारणा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। देखने में सेम से लगते हैं जैसे कि जीडीपी, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा गया, क्वेश्चन नंबर 75 में आपने पढ़ा, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां आ रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद। दो शब्द तो सेम है, घरेलू उत्पाद, लेकिन सकल की जगह नेट लग गया, शुद्ध लग गया। तो इसका क्या मतलब होता है, पहले हम परिभाषा को देखते हैं, फिर हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन को घटाने पर, माइनस करने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। यह बात क्या कह रही है, सकल घरेलू उत्पाद माने कि जीडीपी जो है, जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें यह माना जाता है कि कोई देश है, कोई देश की घरेलू सीमा है, उस सीमा, उस बाउंड्री के भीतर जो भी वस्तुएं हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी सेवाएं हैं जो मानव जाति के कल्याण के लिए मानव इस्तेमाल करता है, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा, जो पैसे के रूप में जो बात निकल के आएगी, मूल्यों के रूप में जो बात निकल के आएगी, टोटल, समग्र, सकल, वो जीडीपी कहलाएगी। लेकिन जब जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, मूल्य ह्रास क्या होता है उसको भी समझेंगे, घटाने पर क्या प्राप्त होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। और आगे है मूल्य ह्रास से आशय, मतलब क्या मूल्य ह्रास का, उत्पादक गतिविधियों के दौरान स्थायी संपत्तियों के उपयोग से उनमें होने वाली मूल्यात्मक हानि से है। और इसका सूत्र है एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, जब जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से माइनस मूल्य ह्रास कर दिया जाता है, तब क्या कहलाएगा, एनडीपी कहलाएगा। तो दो अवधारणाएं आती हैं जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को मापने की बात आती है, मापा जाता है, तो दो कॉन्सेप्ट पर मापा जाता है, दो तरीके से मापा जाता है। एक तरीका होता है सकल, जिसे ग्रोस कहा जाता है, टोटल कहा जाता है। दूसरा होता है शुद्ध, जिसे नेट कहा जाता है, शुद्ध जिसे नेट कहा जाता है। अब इसे ये समझ सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर कि आप देखो, गन्ने के उदाहरण के रूप में ले, हम गन्ना का उदाहरण ले कि गन्ना एक सकल है, मतलब कि 1 क्विंटल गन्ना हम देखते हैं, ठीक है, 1 क्विंटल गन्ना आपने खरीदा, उसका वेट 1 क्विंटल है, उसका वेट 1 क्विंटल है। तो 1 क्विंटल, ये बिल्कुल इजी उदाहरण समझ, 1 क्विंटल गन्ना लिया, उसका वेट 1 क्विंटल है।
लेकिन 1 क्विंटल गन्ने का जो जूस निकाला जाएगा, अब गन्ने से क्या बन सकता है, गन्ने का जूस बन सकता है, गन्ने से क्या बन सकता है, गन्ने से चीनी बन सकती है। तो 1 क्विंटल गन्ने से जो जूस निकाला जाएगा या चीनी निकाला जाएगा उसकी मात्रा 1 क्विंटल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी 1 क्विंटल? क्योंकि इसका वेस्टेज भी होगा, ठीक है, वेस्ट भी होगा। तो बहुत कम मात्रा में जूस और बहुत कम मात्रा में चीनी, यानी कि 1 क्विंटल से कम में निकलेगा। तो 1 क्विंटल जो है वो पूरा सकल है, पूरा कुल मात्रा है। लेकिन जो इसका वास्तविक प्रोडक्शन होगा, चाहे वो जूस के रूप में हो, चाहे वो चीनी के रूप में हो, चाहे वो गन्ने से और जो प्रोडक्ट उत्पाद बनते हैं वो उसके रूप में हो, तो वो जो निकल के आएगा उत्पाद वो शुद्ध उत्पाद होगा। तो सकल कुल वैल्यू हो गया, कुल मात्रा हो गई, और शुद्ध हो गया जो उसका प्रोडक्ट निकल के आता है। अब इसमें हम समझ लगते हैं मूल्य ह्रास क्या है। इसमें देखिए, मूल्य ह्रास से आशय उत्पादक गतिविधियों के दौरान स्थायी संपत्तियों के उपयोग से होने वाली मूल्यात्मक हानि। स्थायी संपत्ति का अर्थ क्या है? स्थायी संपत्ति का अर्थ होता है कि ऐसी संपत्ति जो अचल संपत्ति हो, जिसमें हम देख सकते हैं भवन आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज आ सकती है, जिसमें मशीनरी आ सकती है, मशीनें आ सकती हैं, ठीक है। इन स्थायी परिसंपत्तियों का, अब कोई भी उत्पादन किया जाता है किसी भी कारखाने में, अब इकोनॉमिक्स है तो कारखाने की बात आएगी, उत्पादन की बात आएगी, वितरण की बात आएगी, ये सारी बातें आएगी। अब किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है या किसी सेवा का प्रोडक्शन किया जाता है किसी कारखाने में, किसी प्रयोगशाला में, तो उसमें भवन भी चाहिए, जगह भी चाहिए, मशीनें भी चाहिए किसी भी प्रोडक्शन के लिए। तो हम क्या करते हैं, उस भवन और उस मशीनरी को कुछ समय बाद उसकी भी तो घिसाई होगी, घिसावट होगी, नुकसान होगा। तो स्थायी परिसंपत्तियों में जो नुकसान होगा, मशीनरी में जो नुकसान होगा, वो क्या होगा, मूल्य ह्रास होगा। यानी कि जो जीडीपी है, टोटल जो वस्तुएं और सेवाएं बन रही है, ठीक है। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट शुरू हो गया होगा। सिंपल सी बात आप ये समझिएगा कि हम देख रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, जीडीपी हम देख के आए, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या है, वस्तुएं भी आ सकती है, सेवाएं भी आ सकती है, इनका उत्पादन होता है, और इनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है, इनका जो पैसों में मूल्य मापा जाता है, वो क्या है, वो जीडीपी है। कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर भारत की जीडीपी 5 लाख करोड़ की है, मतलब कि भारत की बाउंड्री के भीतर जो वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका इस्तेमाल मानव करता है, 5 लाख करोड़ उसका मौद्रिक मूल्य है। लेकिन हम देखते हैं जब उसमें मूल्य ह्रास निकाल देंगे, मूल्य ह्रास मतलब इन वस्तुओं को, जो 5 लाख करोड़ रुपए की वस्तु और सेवाएं बनी हैं, इन वस्तुओं में इस्तेमाल होने वाला जो भवन है, जो मशीनें हैं, जो कंप्यूटर्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका भी तो खर्च आएगा। उस खर्चे को जब निकाल लेंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। एक बार के लिए आप ये समझिएगा, ठीक है। जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाने पर ये चीजें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जीडीपी में से क्या घटाना है, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास माने जो स्थायी परिसंपत्तियां हैं, वस्तुओं के निर्माण में जो संपत्तियां लगती है, जो पूंजी लगती है, उसमें भी तो मेंटेनेंस के लिए खर्चा चाहिए, उसको घटाने पर ये चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी हमने देखा, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी देखा। अब हम देख रहे हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हमने जीडीपी में क्या देखा, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू शब्द आ रहा था, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो घरेलू शब्द आ रहा था। अब इसमें आ रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एक्स माइनस को जोड़ दिया जाता है तो उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अब क्या मतलब हुआ, इसका सूत्र देखते हैं, फिर एग्जांपल से समझते हैं। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी जो अभी हम पढ़कर आए हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ा जाएगा, क्या प्लस किया जाएगा,
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को प्राप्त किया जाएगा, तब क्या होएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आया जीडीपी। जीडीपी पूरी वस्तु है, इसमें आप ये समझिए वस्तु है, जितनी भी वस्तु है उनका मौद्रिक मूल्य। जब जीडीपी में से माइनस कर दिया जाएगा मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन, तो प्राप्त होगा एनडीपी। एनडीपी, और जब एनडीपी में जोड़ दिया जाएगा क्या, विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो क्या कहलाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, माने विदेशों से। क्या अभिप्राय है, अब्रोड का मतलब विदेशों से। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब है भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय यानी कि X, उसमें लिखा होता ना विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय X माइनस M, में से विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय M को घटाने से प्राप्त आय। यहां काफी भारी भरकम कंफ्यूजन हो सकता है और आपके मस्तिष्क में अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो हाइड्रोजन बम का ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो कि ये क्या चल रहा है, कौन सी आय कहां से निकल रही है, कहां जा रही है, कहां माइनस हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पहली बार है, बस आपको उपनयन की किताब में से प्रश्न को पढ़ना है और इस कक्षा के माध्यम से आपको समझने की कोशिश करनी है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब क्या है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि भारत से बहुत सारे लोग जो है विदेशों से कमाने जाते हैं, बाहर कमाने जाते हैं, खाड़ी देशों में, सऊदी अरब, ईरान, इराक में जाते हैं, यूरोप के देशों में जाते हैं, अमेरिका, कनाडा में जाते हैं, और विदेशों से भी लोग यहां भारत में कमाने को आते हैं, पैसा रोजगार प्राप्त करने को आते हैं। तो अब उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि भारत में रामचंद्रन जो है एक व्यक्ति है, भारत का रामचंद्रन जो है भारत का व्यक्ति है, साउथ भारत का व्यक्ति है, केरल का व्यक्ति है, और ये पेशे से है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हमें पता है कि भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो विदेशों में कितना तहलका मचाए हुए हैं, कितना फेमस है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और ये अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है, अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में रामचंद्र भाई काम कर रहा है। और इसका जो पैकेज है सालाना 20 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है। और ये 20 लाख रुपए कहां भेज रहा है, ये 20 लाख रुपए भेज रहा है भारत में, भारत में ये 20 लाख रुपए भेज रहा है रामचंद्रन। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक युगांडा का निवासी है, युगांडा जो अफ्रीका का देश है, जॉर्डन, युगांडा का भाई है जॉर्डन। जॉर्डन भारत में रोजगार प्राप्त करने के लिए आया। और जॉर्डन का क्या है, यहां एक रेस्टोरेंट है, एक छोटा सा मान लीजिए थैली जो रेहड़ी होती है उस तरीके का काम करता है, पिज्जा बेचता है, सैंडविच बेचता है। और यहां से जॉर्डन भाई कमाता है भारत से, भारत में कमाता है 5 लाख रुपए सालाना। रामचंद्रन भाई कमा रहा है 20 लाख रुपए सालाना विदेश में, और ये भारत में पैसा आ रहा है क्योंकि भारत का है रामचंद्रन और अपने घर वालों को ये पैसे भेज रहा है। जॉर्डन युगांडा का है, अफ्रीका का देश है युगांडा। 5 लाख रुपए का ये रेडी लगा रहा है, ठीक है, ये सैंडविच वो सारा रेस्टोरेंट फास्ट फूड बेच रहा है। 5 लाख रुपए ये युगांडा में भेज रहा है। तो इस परिभाषा के तहत ये आ रहा है कि भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, तो ये भारतीय है, 20 लाख रुपए अर्जित आय है, 20 लाख रुपए अर्जित आय है एक्स, और ये एक्स है, सूत्र के रूप में इसे माना है एक्स रामचंद्र को। विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, जो विदेशी है वो भारत में रोजगार प्राप्त करके पैसे प्राप्त कर रहे हैं, जॉर्डन भाई, और ये 5 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है, को घटाने से, और इसे हम मान के चल रहे हैं एम, इसे जॉर्डन भाई को, और घटाएं तो हमें पता चल रहा है 15 लाख, 20 लाख में से 5 लाख घटा दिए तो 15 लाख का नफा किसे हो रहा है, भारत के पक्ष में हो रहा है। ये उल्टा भी हो सकता है, अगर ये यूरोप का कोई नागरिक है तो भारत से ज्यादा पैसे कमा रहा है, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है कि भारत 15 लाख लॉस में हो। लेकिन ज्यादातर ये हो रहा है कि भारत के जो विदेशी हमारे नागरिक है विदेशों से ज्यादा पैसे भेजते हैं, खाड़ी देशों से, यूरोप से, ठीक है। और ये रिपोर्ट भी आती है कि भारत जो है विदेशों से सबसे ज्यादा धन
प्राप्त करने वाला है, जो अपने भारतीय लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, भेजते हैं। ठीक है, तो इस शुद्ध साधन आय का मतलब यह है भारतीयों ने विदेशों से कितना कमाया, विदेशियों ने भारत से कितना कमाया, उसके बीच का जो अंतर निकाल दिया जाए वो क्या कहलाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहलाएगा। यानी कि विदेशों से एक्चुअल में हम कितने कमा रहे हैं, ये जोड़ घटाव करने के बाद जब हम शुद्ध घरेलू उत्पाद में से इसको जोड़ देते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद में इसको जोड़ देते हैं, किसको, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, तो क्या कहलाती है, तो कहलाती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कहता है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को परिभाषित कीजिए। जीडीपी को हमने परिभाषित किया, एनडीपी को परिभाषित किया और एनएनपी को भी परिभाषित करके आ चुके हैं। अब ये कह रहा है नेशनल इनकम एक्चुअल में होती क्या है, पढ़ते हैं। जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये पढ़ के आए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ये हम पढ़ के आए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये चौथा कॉन्सेप्ट है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीडीपी, जीडीपी में से माइनस कर दो मूल्य ह्रास एनडीपी, फिर एनडीपी में जोड़ दो आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मापन हम साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट जिसे एफसी कहते हैं, पर करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर किया जाता है, तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो दो तरीके की लागत होती है किसी भी वस्तुओं को बनाने में। जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो कार हो, चाहे वो हम उपभोग करने वाली खाने वाली वस्तु हो, तो उसे दो तरीके से उसका मापन या मूल्य निर्धारित किया जाता है। भाई किसी वस्तु को बेचने के लिए मूल्य तो निर्धारित किया जाएगा, हर वस्तु का एक निश्चित मूल्य होता है। तो दो तरीके से किया जाता है, एक तो साधन लागत कि उसका एक्चुअल में जो बना है, जो वस्तु बनी है, उसका बनने में कितना खर्चा आया, कि मान लो कि 10 रुपए का खर्चा आया, कोई वस्तु बनी 10 का खर्चा आया। दूसरा है बाजार लागत, बाजार लागत यानी कि बाजार में वो कितने में बिकेगी, क्योंकि साधन लागत में क्या हुआ कि जितना कच्चा माल है वो सारा जोड़ा जाएगा, जितना खर्च आता है वो जोड़ा जाएगा। और बाजार मूल्य में हम देखते हैं कि जब एक वस्तु, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, वो बाजार में जाती है तो उसमें मुनाफा भी चाहिए, उसमें सरकार को टैक्स भी देना होता है, तो उस वस्तु का दाम बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि साधन लागत पर, एफसी पर, जो वस्तु पर खर्चा आया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर गिना जाता है, तो वो राष्ट्रीय आय कहलाती है किसी भी देश की, किसी भी देश की। अब इसे ज्ञात करने के लिए, इसे निकालने के लिए क्या किया जाता है, बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य भी है, आंकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर क्या है, आप देखते हो जीएसटी का नाम सुनते होंगे, वस्तु एवं सेवा कर, वो अप्रत्यक्ष कर का एक बड़ा उदाहरण है। तो जब राष्ट्रीय आय क्या होगा, एनएनपीएमपी, मार्केट प्राइस, बाजार जो मूल्य है उसमें माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और जोड़ते हैं सब्सिडी, तब क्या आता है, राष्ट्रीय आय। सब्सिडी क्या होती है, अनुदान। जैसे हम सुनते हैं कि गैस सिलेंडर पर सरकार सब्सिडी देती है, किसानों को यूरिया पर, उर्वरक पर सब्सिडी देती है, बड़े बड़े जो कल कारखाने, उद्योग, कॉरपोरेट घराने जो बड़े बड़े कारखाने लगाते हैं उनको भी सब्सिडी मिलती है उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए। तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय आय में हमें यह समझना है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यदि साधन लागत पर आए, दो तरीके की लागत से है, तो वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, जीडीपी पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट, जीडीपी से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है एनडीपी, जब मूल्य ह्रास को निकाल दे। एनडीपी से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम, जब एफसी पर वो निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय में से उस की कुल जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। मतलब क्या है कि एक मान लो कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है, एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है, और जनसंख्या जो है वो 100 है, तो भारत की पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, 1000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 1000 रुपए हो जाएगी, ये समझो। ठीक है,
यानी कि कितनी राष्ट्रीय आय है और भाग उसे देंगे कुल जनसंख्या में। जो निकल कर आएगा वो क्या निकल के आएगा, पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी। और प्रति व्यक्ति आय जो हाल फिलहाल का बजट आया है, बजट 2023-24, बजट 2023-24, और ये बजट 2023-24 क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास सालाना जो आय है वो 1.97 लाख रुपए है। वार्षिक जो कमाई है 1.97 लाख, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक की आमदनी है बजट 2023-24 के हिसाब से। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हम पढ़ के आ चुके हैं कि भारत में नेशनल इनकम की गणना करने का काम कौन करता है? सीएसओ करता है। 2 मई 1951, ये याद रखना आपको, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में एनएसएसओ की स्थापना की गई। दो महत्वपूर्ण संगठन सीएसओ और एनएसएसओ। और एनएसएसओ का काम जो है, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, सर्वेक्षण करना। कैसे सर्वेक्षण? जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, चाहे अर्थव्यवस्था के लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, इस तरीके के सर्वेक्षण का काम करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मई 2019 में एक बड़ा बदलाव किया गया। मई 2019 में सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और एनएसएसओ को मिलाकर एक नई संस्था का गठन कर दिया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना मई 2019 में कर दी गई है, सीएसओ और एनएसओ को अंतर्गत। और ये सीएसओ एनएसओ, जो एनएसओ है ये किस भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत सरकार जो है, विभिन्न मंत्रालय है भारत सरकार के, जैसे कृषि मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था आती है, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। राष्ट्रीय आय की गणना किन 3 विधियों के आधार पर द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है भारत में, वो 3 विधियां, 3 मेथड लगाए जाते हैं। पहला मेथड है आय विधि, दूसरा है व्यय विधि, तीसरा है उत्पाद विधि। यानी कि कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितना उत्पाद हुआ। सकल मूल्य वर्धन, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, सकल मूल्य वर्धन। अब तक पहले भारत में जीडीपी के आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से इस कॉन्सेप्ट के आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जा रहा। अब है क्या ये? मूल्य वर्धन या वृद्धि से आशय किसी उत्पाद के वास्तविक मूल्य तथा इसके मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य के मध्य अंतर से है। इस प्रकार सकल मूल्य वर्धन वह विधि है जिसमें एक लेखा वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उद्यम द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के रूप में राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, और इससे उत्पाद विधि भी कहा जाता है। तो काफी कुछ फैक्ट्स इसके अंतर्गत आए। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं सकल मूल्य वर्धन क्या है। कि मान लो कि कोई एक वस्तु है, वो वस्तु है कार, ठीक है, कार का निर्माण होता है। कार का जब निर्माण होता है तो उसकी जो लागत है, उसका जो वास्तविक मूल्य, इसमें नाम आया एक वास्तविक मूल्य, जो मार्केट में आती है कि मान लो कि 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए उसका मूल्य है, 10 लाख रुपए कार का मूल्य है। लेकिन हमें पता है कि 10 लाख रुपए उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कार का बाजार मूल्य 10 लाख है और कार को बनाने में भी तो काफी खर्च हुआ है। तो मान लो कि कार को बनाने में 5 लाख रुपए खर्च हुआ, 5 लाख खर्च हुआ, तो हम 10 में से 5 लाख निकालेंगे तो 5 लाख बचेगा। तो यानी कि कार का जो सकल मूल्य वर्धन है, जो वास्तविक मूल्य है, वो 5 लाख का बेनिफिट होगा, तो 5 लाख है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से क्या आ रहा है? 5 लाख आ रहा है, 10 लाख रुपए नहीं आ रहा है। अब तक जीडीपी में हम क्या देखते हैं? जीडीपी में देखते हैं कि जो भी वस्तु बनी है उस वस्तु का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है, और अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है?
हमने माना 10 लाख, वो जीडीपी के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब सकल मूल्य वर्धन, वास्तव में सकल मूल्य वर्धन कितना है, क्योंकि इसमें लागत भी 5 लाख की हुई है, तो इसका सकल मूल्य वर्धन 5 लाख रुपए है। तो अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से सकल जो है वैल्यू एड कितना हुआ, मूल्य का जो वैल्यू होता है वो कितना वैल्यू हुआ, वो 5 लाख रुपए हुआ। और इससे उत्पाद विधि यानी कि उत्पादन के आधार पर गिना जाता है, तो उत्पाद विधि भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय के हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, काफी जटिल कॉन्सेप्ट थे लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर आपने एक चेन, एक सर्कला, एक बिंदु को समझ लिया तो वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने जीडीपी को समझ लिया तो जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटा लिया तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद में आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ लो, ठीक है, तो वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में कुछ प्रश्न है। प्राचीन काल में व्यापार हेतु कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? भाई व्यापार जो है वो आज की तो देन नहीं है, वो हमारे जो पूर्वज है लाखों वर्ष पूर्व भी व्यापार करते थे, उद्योग धंधे करते थे। तो कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्याप्त दोहरे संयोग के अभाव तथा अविभाज्य वस्तु के विनिमय की समस्या जैसे दोषों के कारण नई विनिमय इकाई के रूप में मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि पहले क्या होता था, उद्योग धंधे के लिए होता था कि मुद्रा तो आई नहीं थी, बैंकिंग सिस्टम आया नहीं था, पैसा कुछ था नहीं, कागजी नोट नहीं था, और आज के जैसे कई वॉलेट नहीं थे, फोन पे नहीं था, क्रिप्टो नहीं थी, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं एक सिस्टम था बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बार्टर सिस्टम में मान लो कि आपके पास सैमसंग का फोन है और आपको इच्छा है आईफोन खरीदने की या आईफोन लेने की, ठीक है, लेकिन आईफोन के आपके पास जो है पर्याप्त पैसे नहीं है, और आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो सैमसंग का फोन लेना चाहता है और उसके पास आईफोन हो। समझिएगा, आपके पास सैमसंग का फोन है, आप आईफोन लेना चाहते हो, और आपको क्या करना है, आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो सैमसंग का फोन लेना चाहते हो। वैसे तो कोई होगा नहीं, मूर्ख ही होगा जो ऐसा अदला बदली करेगा, क्योंकि आईफोन को हम ब्रांड मानते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति आप तलाश करोगे जिसके पास आईफोन हो और वो सैमसंग के फोन जो आपके पास जो मॉडल है वही लेना चाहता हो, यानी कि दोनों की जो इच्छाएं हो वो समान हो, दोनों की जो आवश्यकताएं वो समान हो। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि मान लो कि किसी के पास गेहूं है और उसे मक्का चाहिए, अब वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जिसे गेहूं चाहिए और जिसके पास मक्का हो, और ये दोनों कंडीशनें मिल जाती थी, तब वो वस्तु विनिमय, वो व्यापार का सौदा पूरा होता था। और इस सिस्टम को वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, बार्टर सिस्टम इसे कहा जाता था। और आज भी भारत में कई पिछड़े इलाकों में, और स्पेशली हम देखते हैं आसाम में, गुवाहाटी के इलाके में तो एक बड़ा बार्टर सिस्टम का अभी भी मेला भरता है आदिवासी इलाकों में, ठीक है। तो ये चीजें होती थी, तो ये काफी मुश्किल होता था, क्योंकि यहां दोहरे संयोग की आवश्यकता थी। दोहरा संयोग मतलब कि आपके पास जो वस्तु है उस वस्तु की इच्छा किसी दूसरे को हो, और आपको जिस वस्तु की इच्छा है वो वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास हो, तो दोनों बातें होना जरूरी है। और काफी मुश्किल ये चीजें होती थी, ठीक है। लेकिन समय के साथ हम देखते हैं कि एक मुद्रा नाम की सिस्टम आया, बैंकिंग नाम का सिस्टम आया, अब तो हम पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम में जी रहे हैं, ठीक है। तो अब तो बहुत चीजें इजी हो गई है। तो हमारे जो पूर्वजों ने बार्टर सिस्टम को शुरू किया था, हम बार्टर टू हम पहुंच गए हैं डिजिटल सिस्टम की ओर। मुद्रा क्या है? मनी क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य के मापन, यानी कि मूल्य का मापन, विनिमय के माध्यम तथा भावी भुगतानों के मान के रूप में स्वीकार की जाती है। मुद्रा को संबंधित देश की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। क्या होता है मुद्रा? भाई मुद्रा में अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम था, तो काफी मुश्किल होती थी किसी भी सौदे को पूरा करने के लिए, किसी भी व्यापार के सौदे को पूरा करने के लिए। लेकिन अब मुद्रा आ गई, अब आपको कुछ भी चाहिए, बस आपके पास मुद्रा होनी चाहिए उस वस्तु के मूल्य की बराबर की, आपको हाथों हाथ तुरंत प्रभाव से वो चीजें मिल जाएगी। यानी कि विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम, आप कुछ भी खरीदना चाहते हो इस दुनिया में, जो बनने वाली चीजें हैं
उसके बराबर की मूल्य राशि आपके पास हो तो ये मिल जाती है। ठीक है, मुद्रा की ये सबसे बड़ी ताकत भी है। और मुद्रा को संबंधित देश की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि हम देखते हैं भारत का जो रुपया है वो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। और नोट पर आप देखते हो कि आरबीआई का नाम आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सरकारी बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। और उसमें आता है कि जो ऑथराइज या मान्यता प्राप्त करता है वो गारंटी लेता है, आरबीआई लेता है उस रुपए की, जो भारतीय मुद्रा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता अंश के आधार पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की माप किन 4 वैकल्पिक मापों के आधार पर की जाती है? अब पूरा बैंकिंग सिस्टम भारत में जो है वो आरबीआई कंट्रोल करती है। जो भी नियम बनाने होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। ठीक है, अब भारत में क्या है, जो मुद्रा की पूर्ति है कि मार्केट में कितनी मुद्रा आएगी, कितना पैसा आएगा, ठीक है, वो सारा कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। अब आरबीआई ने क्या तो कुछ चीजें बना रखी है, कुछ नियम कायदे बना रखते हैं तरलता के अंश के आधार पर। लिक्विडिटी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी बोलते हैं इसे, लिक्विडिटी बोलते हैं इसे, कि लिक्विडिटी के आधार पर, तरलता के अंश के आधार पर 4 प्रकार की मुद्राओं को विभाजित किया है आरबीआई ने। ठीक है, और तरलता का मतलब यह है कि मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, नकदी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास एक ऐसी बाइक है जो हाल फिलहाल अब आपने खरीदी है, 1 महीने पहले ही खरीदी है और 1 लाख रुपए में आपने खरीदी है। लेकिन 1 महीने बाद अब नया मॉडल आ गया है, बाइक का नया मॉडल आ गया है, ठीक है, वह भी 1 लाख रुपए का है और वह 90,000 का है, यानी कि सस्ता है मान लो। और आपने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी है अभी और आपके पास पैसा नहीं है। अब आप दुकानदार के पास जाते हो, मॉल में जाते हो, बाइक वाले के पास जाते हो, कहते हो कि मुझे ये मॉडल खरीदना है, ये आप रख लीजिए, ये मेरी 1 लाख की बाइक मैंने 1 महीने पहले खरीदी थी और ये तो 90,000 की ही बाइक है, आप इसे रख लीजिए। लेकिन हमें ये पता है कि वो दुकानदार निश्चित तौर पर उस जो 1 लाख में आपने बाइक खरीदी है उसका जो वैल्यू है वो कम करके ही बताएगा। ठीक है, वो कहेगा कि अब 1 महीना हुआ, भले 1 दिन हुआ, ये पुरानी हो गई है, अब इसकी वैल्यू जो है वो 60-70 हजार है। ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपए बाइक 1 महीने के बाद 60,000 की हो गई। और आप यदि 1 लाख रुपए नगद ले जाओगे, वो तुरंत प्रभाव से 90,000 नगद ले जाओगे, वो तुरंत दे देगा, हाथों हाथ दे देगा, क्योंकि नगदी में तरलता है। तरलता का मतलब यहां क्या हो गया कि स्वीकार्यता, जितनी मूल्य है किसी भी चीज का, वो उतनी मूल्य की राशि आप दे रहे हो तो तुरंत प्रभाव से स्वीकार्यता हो जाती है और बाजार मूल्य में कमी नहीं आती है। बाजार मूल्य में कमी नहीं आती है अगर नगदी में है आपके पास पैसा, आपके पास बैंक के अकाउंट में भी अब आज की व्यवस्था में अगर पैसा है, यदि आप किसी वस्तु से सौदा करोगे तो उसकी स्वीकार्यता थोड़ी मुश्किल होगी, और होगी तो भी उस जो वस्तु आपके पास है वो कितनी रुपए की हो उसका मूल्य आधा भी कर दिया जाता है। तो स्वीकार्यता मुश्किल होती है, यानी कि उसकी तरलता, उस वस्तु की तरलता, जो आप बाइक दे रहे हो और जिस बाइक को लेना है, ठीक है, उसकी तरलता कम होगी और उसका बाजार मूल्य कम कर दिया। आपने लाख में खरीदी, उस दुकानदार ने 60,000 रुपए बताया। लेकिन अगर आप नगदी ले जाते हो, अगर आप रुपया ले जाते हो तो 1,90,000 की बाइक है, 90,000 दिया तो बाइक आपके आ गई। तो कहने का मतलब है कि जहां स्वीकार्यता हो जाए किसी सौदे में जल्दी से और कोई बाजार मूल्य में नुकसान ना हो, उसकी तरलता सबसे ज्यादा होगी। तो तरलता सबसे ज्यादा किसकी है? नकदी की, पैसे की। आप पैसे देकर कुछ भी खरीद सकते हो, पूरे मार्केट में उसकी स्वीकार्यता है, उस मूल्य की जितनी मूल्य है उसका उतना ही निर्धारण होता है। अब 4 आधार है, आप देखना है, एक बार आपको जस्ट पढ़ना है। M1, M2, M3, M4 इस तरीके से बांटा है। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति जो मार्केट में होती है इस तरीके से आरबीआई ने निर्धारित कर रखा है, M1, M2, M3, M4। अब M1 में क्या आता है? M1 में आता है जनता के पास जमा करेंसी। किस रूप में हो सकती है? नोट और सिक्के के रूप में। जो लोगों के पास है, नगदी है, चाहे आजकल डिजिटल बैंक में भी है, नोट व सिक्के, वो आ जाता है। और साथ में जो बैंक है, बैंकों के पास मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट, जो लोगों की जमाएं हैं वो आ जाती है। और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं हैं
ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक के पास सोना जमा हो सकता है, प्रतिभूति जमा हो सकती है। ये 3 प्रकार की चीजें M1 मुद्रा के अंतर्गत आती है। M2 में क्या आता है? M2 में आता है, एक तो M1 आ गया, प्लस में जो डाकघर है उनके पास की जो बचत बैंक जमाएं हैं सेविंग से डाकघरों की, वो M2 में आ जाती है। M3 में क्या आता है? M3 में आता है M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं, FD फिक्स डिपॉजिट, कि भाई एक निर्धारित समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए लोगों ने जमा कराए, FD करवाई है, सावधि जमाएं जिसे FD बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। और M4 में आएगा M3 प्लस डाकघरों की समग्र जमाएं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न आजकल ये आता है कि इन चारों में से किसकी तरलता ज्यादा है, यानी कि कौन जल्दी से स्वीकार्य है, कौन बाजार मूल्य में कमी नहीं आती। तो M1 जो मुद्रा है उसकी तरलता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। और जैसे जैसे M2, M3, M4 के पास जाएंगे तरलता कम होती जाएगी, यानी कि स्वीकार्यता कम होती जाएगी। तरलता सबसे कम, तरलता कम, ठीक है। और तरलता का मतलब हमने उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को डिफाइन, परिभाषित कीजिए। मुद्रास्फीति से आशय उस स्थिति से है जिसमें मुद्रा के मूल्य में कमी तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई कहा जाता है। भाई हम कहते हैं कि महंगाई हो गई, तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो कि 2010 और आज चल रहा है 2023। 2010 में आप आटा खरीदने गए गेहूं का, तो पर केजी जो है 10 रुपए पर केजी में आपको आटा मिलता था। पर केजी 10 रुपए प्रति किलो आटा मिलता था। और आज की डेट में जाएं तो लगभग 30, और बढ़िया वाला लें तो 35-40 तक भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2010 में तो 10 रुपए प्रति किलो में आटा मिल रहा था, 2023 में 30 रुपए प्रति किलो आटा मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि इतने समय के बाद 1 किलो आटा जो है, 1 किलो आटा जो है उसकी मूल्य में वृद्धि हो गई है। अब इसे क्या कहेंगे? 20 रुपए बढ़ गया, 20 रुपए बढ़ गया, तो मतलब महंगाई हो गई, मतलब इन्फ्लेशन हो गया। तो इसका मतलब ये मुद्रा के मूल्य में कमी आई है। मुद्रा के मूल्य में कमी कैसे आई है कि भाई 10 रुपए में ही 2010 में 1 किलो आटा था, लेकिन 2023 में 30 रुपए में 1 किलो आटा आता है। यानी कि मात्रा जो है वस्तु की उतनी ही है, लेकिन आपको उतनी ही वस्तु खरीदने के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि मुद्रा का जो मूल्य हुआ है वो कम हुआ है, वस्तुएं जो है वो महंगी हो गई है, वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो गई है। और हम तमाम तरीके की अगर ऐसे उदाहरण देखें, सभी तरीके की वस्तुएं महंगी हो गई। इवन आप 4-5 साल पहले कंपैरिजन करोगे, आज की वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, ठीक है, जैसे कि सेवाएं आप देखिए, बार्बर जो नाई है वो पहले 30-40 रुपए में वो सेविंग कर देता था, और आज उसकी जो मूल्य है वो 50, 100, 150 तक भी पहुंच गया है। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है, मुद्रास्फीति की गणना किन 2 मुख्य सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो भारत में क्या है, महंगाई की गणना करने के लिए कितनी महंगाई है, कैसे सुधार किया जाएगा, इंडेक्स सूचकांक निकाले जाते हैं। 2 तरीके के सूचकांक है। थोक मूल्य सूचकांक, जो थोक वस्तु है, आप सुनते होंगे कि थोक बाजार होता है, खुदरा बाजार होता है। जो थोक में आती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका अलग सूचकांक निकलता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे डायरेक्ट कंज्यूमर उपभोग करते हैं, खाने वाली वस्तुएं या फिर जो भी उसके जीवन के लिए जरूरी वस्तु हैं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन 2 तरीकों से मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। तो आज की कक्षा में काफी कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे, काफी जटिल द्वंद्व वाले, काफी टिपिकल हो सकते हैं, लेकिन वही बात, आपका ये पहला प्रारंभिक दौर है, इससे घबराना नहीं है। उपनयन में एक बार पढ़िएगा, आप क्लास को देखिए अच्छे से, और जब आप 2-3 बार पढ़ोगे और न्यूज़पेपर को भी आप इससे संबंधित चीजों को देखोगे, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित चीजों को देखोगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे भी हम चर्चा को जारी रखेंगे। 91 से 150 प्रश्न हमारे बाकी रह गए हैं,
तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को बढ़िया से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।